हमारे वापस दिल्ली शिफ्ट होने की टाइमिंग कह सकते हैं कि बहुत सही थी। 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था। मॉर्गेज क्राइसिस, क्रेडिट क्राइसिस, गवर्नमेंट बेल आउट, ये कुछ हेडलाइंस थी जो आने वाले महीनों में बहुत ज्यादा न्यूज में आने वाली थी। सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स की बैंक्रप्सी मॉर्गेज क्राइसिस का क्लाइमेक्स बना और ये साफ था कि अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अच्छा टाइम खत्म हो चुका था। इंडिया में हमें मार्केट का पहले ही पता चल गया था जब रिलायंस पावर आईपीओ, जो बहुत शानदार स्टॉक एक्सचेंज में चलने वाला था, वो सिर्फ कुछ मिनट तक ही चला। इस आईपीओ को भी कोटक ही हैंडल कर रहा था। और तो और मेरे बॉस सुघोष मोहारिकर ही कोटक की तरफ से अनिल अंबानी का ग्रुप संभाल रहे थे। उनका पावर ऑन इंडिया ऑन कैंपेन अभी तक का सबसे ज्यादा मार्केट किया गया कैंपेन था जो हमने देखा था। ज्यादातर लोगों को अभी भी याद होगा कि वो मरीन ड्राइव के पास ये टैगलाइन लिखे हुए बलून्स को देखते थे। उसके साथ ही हाई डेसिबल मास मीडिया कैंपेन भी चलाए गए थे। आईपीओ से पहले ही हमें सुघोष से पता चला था और वो एडमिट कर रहे थे कि इस आईपीओ का डर है। उन्होंने कहा था रिलायंस पावर उस समय पेलार्ड एस्टेट में एक टेबल और 2 चेयर्स जितनी कंपनी थी। उस रिलायंस आईपीओ को तो सब जानते हैं, जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को साफ कर दिया था। और तो और अनिल अंबानी को बोनस इशू करना पड़ा था उन शेयर्स का, जिसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने आईपीओ में लॉसेस किए थे। उसके बाद सब कुछ साफ नजर आ रहा था कि बेयर साइकिल शुरू हो गई है। मेरी कमाई साल की 48 लाख से उस साल 22 लाख हो गई। मार्च का महीना हमेशा कोटक में उदय का साथ देता था। अप्रेजल का टाइम आया और उस समय अप्रेजल से पहले वाला क्वार्टर और अप्रेजल जिस क्वार्टर में हो रहा था वो दोनों ही बिल्कुल ड्राई थे। बेशक ये किसी को नहीं पता था कि ऐसा टाइम आने वाला है। धूल से भरी हुई पुलिस जीप्स। दिल्ली आने से पहले मैं 2008 में एक डील पर काम कर रहा था जो HDIL के साथ थी। वाधवांस की HDIL कुछ समय सिक्स सेंसेस नाम की होटल चेन पर टेक ओवर करना चाहती थी। सिक्स सेंसेस एक बहुत ही ज्यादा हाई एंड सस्टेनेबल लग्जरी रिजॉर्ट्स और 5 स्टार होटल्स थी, जिसे एक सिंधी जेंटलमैन और उसकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड ने शुरू किया था। नीरज और मुझे ये प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया और अब तक हम दोनों काफी प्रोजेक्ट्स पर काम करके एक बहुत ही स्ट्रांग टीम बन चुके थे। मैं जब पहली बार बांद्रा में HDIL हाउस गया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यहां से जिंदा निकल गए तो बड़ी बात है। अपनी कार बेसमेंट में पार्क करने के बाद मेरी नजरें 2 पुलिस जीप पर पड़ी जो धूल से भरी हुई थी। मैं जानता था कि वाधवांस ने स्लमलॉर्ड्स के रूप में नाम कमाया हुआ था। उनका बिजनेस मॉडल भी ज्यादातर कुछ ऐसा था कि स्लम्स को सेटअप करना, उन्हें हटाना, फ्लोर स्पेस इंडेक्स लेना और फिर बाद में उन्हें बिल्डर्स को बेच देना। थैंकफुली दूसरे क्लाइंट्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो इतने रंगीन नहीं थे। हालांकि उनकी डील्स बहुत कॉम्प्लेक्स थी। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डील का उन आर्बिट्रेशन से लेना देना था जो इंडियन टेलको एयरसेल के फाउंडर शिवशंकरन और मलेशियन ऑपरेटर मैक्सिस कम्युनिकेशंस के बीच उनकी $1.8 बिलियन की डील को लेकर था। वैसे तो ये डील 2006 में हो गई थी, लेकिन बाद में शिवा ने यह कहा कि मैक्सिस ने टाइम पर पब्लिक ना होकर और एबिडिटा ना बनाकर उन्हें डील पर अर्न आउट लेने से रोक दिया है। उस समय मैक्सिस को एक कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर तैयार करने के लिए कोटक को चुना गया था और इस एक्सपोजर ने मुझे टेलीकॉम मार्केट को बहुत अच्छे से समझने का मौका दिया। मैंने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी बनाई थी जिसे मैक्सिस आर्बिट्रेशन में यूज करने वाला था। हालांकि उदय ने उस रिपोर्ट को साइन नहीं किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन लाइसेंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसे कोई भी कंट्रोवर्सी का रिस्क नहीं लेना था। हालांकि मैक्सिस ने उस रिपोर्ट को यूज किया, लेकिन वो आर्बिट्रेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं गई। उदय को जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ और 2G स्कैम सबके सामने आया और फिर कोटक को $1 मिलियन का फी मैंडेट दिया गया। यह साफ था कि उसे ज्यादा पता था कि इस फी को उन्हें अपनी रेपुटेशन के लिए जाने देना चाहिए। और तो और एक सबसे बड़ी सीख जो मैंने उदय से सीखी वो ये थी कि वो बोला करते थे, हमें किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने से पहले उसके नेगेटिव आउटकम्स को अच्छे से समझना चाहिए। एक मेजर पर्सनल लॉस और फिर से वैसी ही जिंदगी। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद भी कुछ डील्स के काम के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ता था। मेरे स्ट्रांग वर्क एथिक और उस समय की सिचुएशन के हिसाब से मैं हमेशा होटल में रहने की बजाय अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पर रुकता था और हमेशा मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड दीपक गुप्ता मुझे वहां पर बहुत अच्छे से वेलकम करते थे।
जब उनके पास 1 BHK था तब भी वो रूम मुझे देते थे और खुद लिविंग रूम में सोफे पर सोया करते थे। एक बार मेरी मुंबई विजिट पर मैं मरते मरते बचा। हुआ कुछ यूं कि मैंने मेरे बचपन के दोस्त और पड़ोसी मानसी कोहली, जो मुंबई में ही रहती थी, उसे और उसके हस्बैंड को मेरे साथ कोलाबा के फेमस खान चाचा के वहां चिकन रोल खाने के लिए बुलाया, जो ठीक ताज होटल के पीछे था। आखिरी मिनट में मानसी किसी काम में फंस गई और उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगी। उस समय तक मैं कैब में बैठा मरीन ड्राइव के क्लब ग्राउंड को पार कर चुका था और कोलाबा की तरफ जा रहा था। मुझे उसी वक्त मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूं और मुझे बताया कि अभी साउथ मुंबई में शूट आउट की न्यूज आ रही है और मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ लोकेशन पर चले जाना चाहिए। उसी वक्त मैंने चौपाटी से यू टर्न लिया और दादर में रहने वाले अपने कलीग शैलेश राठी के घर चला गया। जब तक मैं उसके घर पहुंचा तब तक सारे न्यूज चैनल्स पर ताज होटल अटैक की न्यूज आ रही थी। उस दिन शायद मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया। मेरी जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन हमारा परिवार जो हमारे पहले बच्चे का इंतजार कर रहा था, उसकी जिंदगी नहीं बच सकी। माधुरी की 3 महीने की अल्ट्रासाउंड फीटल असेसमेंट ने रिवील किया कि बच्चे की गर्दन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और उससे बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो सकता है। इस न्यूज ने हमारी दुनिया हिला डाली। हम तो श्योर थे कि हमें जैसा भी बच्चा होगा उसका बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर हमने उस बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचा कि वो कैसे जिएगा, और उसके बाद हमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेना पड़ा और वो था अबॉर्शन। ऐसा लग रहा था कि हमारी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन भगवान ने उस बुरे समय में हमारा हाथ पकड़े रखा। 6 महीने बाद जब हम फ्रांस और यूएस की ट्रिप पर गए थे, जो मैंने माधुरी के लिए प्लान की थी ताकि वो अपने पास्ट की चीजों को भूल सके, तब हमें पता चला कि माधुरी फिर से एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन हमने इस बार खुद को खुश होने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि पहले 3 महीने हमें इंतजार करना था और देखना था कि क्या होता है। पहले अल्ट्रासाउंड के बाद ही हमें राहत की सांस आई। हमारा बेटा अवयुक्त ग्रोवर 5 फरवरी 2010 को पैदा हुआ और उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और यह पहली बार था जब ग्रोवर परिवार की 4 जनरेशन, मेरे दादाजी जो उस समय कुछ 96 साल की उम्र के थे, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा, हमारे मालवीय नगर वाले घर की छत के नीचे एक साथ थे। जिंदगी फिर से बहुत अच्छी हो चुकी थी।